जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के जिलों के बारे में बताने वाली हूँ। जिलों वाले जो क्लास आप पढ़ रहे हैं उसी का ये अगला भाग है। इस क्लास में आप जो पढ़ेंगे वो मुझे मैं कोशिश करूंगी कि अधिकतर जिलों को आज की क्लास में शामिल करूं ताकि ये वाले टॉपिक खत्म हो जाए और झारखंड में होने वाले नृत्य के बारे में अगला टॉपिक होगा। और झारखंड की जीके अब आपको कंटिन्यूटी के साथ मिला करेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम टेबल के बारे में बता दूं कि आपको अगर यूट्यूब पे क्लासेस करने हैं तो इसके लिए इसका क्या शेड्यूल होगा, तो इसका थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, यूट्यूब पर आपको 3 अभी क्लास मिलेंगे। एक तो झारखंड का क्लास मिलेगा, झारखंड जीके का। दूसरा क्लास आपको मैथ्स का मिलेगा और रीजनिंग का क्लास मिलेगा। मैथ्स वाला जो क्लास आपको मिलेगा वो आपको मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। इसका जो टाइमिंग होगा मैं आपको बता दूंगी। मंडे, फिर वेडनेसडे और फिर फ्राइडे, यही है ना, फ्राइडे। ये 3 दिन आपको मैथ्स के क्लास मिलेंगे। टाइम जो होगा सुबह 8 बजे से ये क्लास लाइव हो जाएगा। 8 बजे का लाइव क्लास ये चलेगा मैथ्स का। और यूट्यूब पर ये क्लासेस जो होंगे वो फ्री आपको जाएंगे। मेरे वैसे मित्र जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उनके लिए ये सारे क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको मैथ्स के क्लासेस यहाँ दिए जाएंगे, तो सुबह 8 बजे आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो बीच का जो दिन होता है, जैसे कि ट्यूसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया और सैटरडे और संडे, इस समय में मेरे क्लास आपको झारखंड जीके के जाएंगे और ये सुबह 8 बजे ही आपको ये क्लासेस मिलेंगे। सैटरडे संडे का टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगी। तो सुबह 8 बजे आपको झारखंड जीके इस तरीके से मिलेगा अल्टरनेट करके। फिर आपको रीजनिंग का जो क्लास होगा ये 2 दिन मिलेगा, सैटरडे और संडे। ये 2 दिन का क्लास होगा क्योंकि सर जॉब में है तो उनको 2 दिन का समय मिलता है, वही सैटरडे संडे। तो रीजनिंग के लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे सैटरडे संडे को सुबह 10 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ये लाइव सेशन चलेगा। तो ये सारे क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेंगे आपको फ्री। तो आज की क्लास में जो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये आप पढ़ रहे हैं क्या, तो ये आप पढ़ रहे हैं देवघर के बारे में। एक मिनट कलर चेंज कर दूं पेन का। देवघर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे देवघर। स्थापना इसका कब हुआ था देवघर का, तो 1 जून 1983 ईस्वी को देवघर की स्थापना हुई थी। देखिए, देवघर की विशेषता यह है ना कि सावन के माह में पूरे 1 माह तक चलने वाला यहाँ पर मेला लगता है जिसको श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं स्थित। तो आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो देवघर में आपको दिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी अवस्थिति की बात करते हैं। तो झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में देवघर स्थित है। तो चलिए हम लोग मैप में देखते हैं कि कहाँ पर आपको जो देवघर है वो मिलेगा। तो ये मैप है, तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, देवघर, ये वाला जो है ये देवघर है। तो इसकी अवस्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिहार है उत्तर में। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में बिहार है। अगर इसकी पश्चिम में कौन सा राज्य है, जिला है, तो पश्चिम में इसके गिरिडीह है। तो किस राज्य के साथ देवघर जो है वो अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो बिहार के साथ देवघर अपनी सीमा को लगाता है। अन्य दूसरे राज्य के साथ इसकी सीमा नहीं टच कर रही है। तो देवघर एकमात्र राज्य है जो बिहार के साथ सीमा लगा रहा है। फिर देवघर के जो पश्चिम में कौन सा जिला है, तो देवघर के पश्चिम में गिरिडीह है। और इसके पूरब में कौन सा जिला है, तो ये जिला है दुमका, पूरब में दुमका। और दक्षिण में कौन सा जिला है, तो ये है जामताड़ा। तो उत्तर में बिहार, पूरब में दुमका, पश्चिम में गिरिडीह और दक्षिण में कौन सा जिला है, तो ये है जामताड़ा। तो ये हो गया देवघर और इसी के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ और भी डिटेल देवघर के बारे में। तो इसकी अवस्थिति की आपने देख ली कि क्या इसकी अवस्थिति है। तो इसका जो अनुमंडल है यहाँ पर, तो देवघर में कितने अनुमंडल हैं, तो देवघर में अनुमंडलों की जो संख्या है वो है 2 अनुमंडल हैं। तो वो कौन कौन से अनुमंडल हैं, तो एक तो है देवघर अनुमंडल है और दूसरा है मधुपुर। ये इस तरीके का मैप है, मैंने कोशिश किया है देवघर का मैप बनाने का। देखिए, दक्षिण में कौन सा है जिला, तो जामताड़ा, पूरब में दुमका, पश्चिम में गिरिडीह और उत्तर में बिहार। ये इसकी अवस्थिति है। अनुमंडल की संख्या यहाँ कितनी है, 2। कौन कौन सा है, तो देवघर और मधुपुर अनुमंडल है। यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितनी है देवघर में, तो यहाँ पर 10 प्रखंड है दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र इसकी संख्या कितनी है देवघर में,
तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 3। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये है मधुपुर, सारठ और देवघर। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सी ऐसी नदी है जो कि देवघर से होकर के प्रवाहित होती है? तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये है मयूराक्षी नदी, अजय नदी, ये प्रमुख नदी है जो कि देवघर से होकर के प्रवाहित होती है। प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं धार्मिक स्थल के बारे में कि कौन कौन से स्थल हैं। तो यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। कौन सा? ओहो, एक मिनट। तो यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। श्रावणी मेला यही देवघर में ही लगता है। यहाँ पर नौलखा मंदिर है दोस्तों, नौलखा मंदिर। सत्संग आश्रम भी कहाँ पर है? तो देवघर में है। पगला बाबा आश्रम, आप सभी इसको नोट कीजिए। कोई भी क्लास में अगर लेती हूँ या कोई भी टीचर क्लास लेते हैं, चाहे वो आपको रीजनिंग के, मैथ्स के भी क्लास यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन वीकली नहीं, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि पूरे सप्ताह का सैटरडे संडे रीजनिंग का क्लास होगा और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको मैथ्स क्लास होंगे। कभी भी आप क्लास लीजिए, या मेरा झारखंड जीके भी अल्टरनेट डे पे आएगा, तो जैसे जैसे आप क्लास लेते जाओगे दोस्तों, तो आप कॉपी और पेन लेकर के आप बैठा कीजिए, अपना शॉर्ट नोट्स भी अपना खुद से तैयार कीजिए। नोट्स लेना चाहते हो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जब आप खुद से नोट्स तैयार करते हैं ना दोस्तों, तो क्लास में कंसंट्रेशन बना रहता है और जो भी चीजें आप जितनी देर में पढ़े रहते हैं तो वो चीज भी आपको याद हो जाता है। जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, और वो भी मुख्य परीक्षा आपको डायरेक्ट ली जा रही है, मेंस डायरेक्ट ली जा रही है। आर और पार की ये लड़ाई है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग होगा दोस्तों। और झारखंड जीके का वेटेज भी है लगभग 42 से 43 क्वेश्चन। आपके जो झारखंड जीके जहां दिया हुआ है वहां दिया हुआ है 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन का जब आप सिलेबस देखिएगा जीके वाला, तो उसमें भी दिया हुआ है कि झारखंड जीके के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग 42 से 43 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और वन लाइनर्स फैक्ट भी आ सकते हैं। कहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाना है, कहाँ वन लाइनर्स फैक्ट है, तो ये सारा चीज जब आपको धार्मिक स्थल के बारे में मैं बताऊंगी, मैंने शायद उसका क्लास ले लिया है। जितने भी मंदिर हैं झारखंड के, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, सारे क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है, कुछ पर्यटन स्थल है इसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा मेला लगता है इसका भी क्लासेस हो चुका है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसे तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जैसे विनोदानंद झा हैं, तो ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है विनोदानंद झा की। और ये कहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व हैं? तो यही देवघर के। तो आप लिखते भी चलिए। तो प्रमुख व्यक्तित्व में विनोदानंद झा कहाँ पर? तो ये देवघर से संबंधित है और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले ये प्रमुख व्यक्ति भी रहे हैं। फिर और भी कुछ प्रमुख व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया है, तो वो है शाखाराम गणेश देउस्कर। कौन कौन है? तो ये है शाखाराम गणेश देउस्कर। फिर विनोदानंद झा, ये कुछ प्रमुख नाम है। देवघर में देवीपुर एक जगह है, देवीपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है। किसकी? तो एम्स की। तो झारखंड का करंट अफेयर्स तो मैं करा रही हूँ, क्योंकि आज का करंट जो पिछले कल वाला करंट अफेयर्स था सिर्फ एक वहां से निकलता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको लेकर के नहीं आई। अभी क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन हो जाने दीजिए, तो एक ही दिन में झारखंड का करंट अफेयर्स जो है वो करा दूंगी। अब चलिए, अब हम लोग देवघर के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने कि यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निर्माण हो रहा है देवघर में, और देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो देवघर में। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनाया जा रहा है देवघर में, और देवघर में एम्स की भी स्थापना की जा रही है। यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्योग भी हैं देवघर में। अब कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं देवघर में? तो चलिए अब हम लोग इसको जाने। देखिए, जसीडीह में डाबर कंपनी का दवा बनाने वाला फैक्ट्री है। तो यहाँ दवा बनाने वाली फैक्ट्री है जो कि यहाँ का प्रमुख उद्योग है जो दवा बनाती है। मधुपुर जो यहाँ का अनुमंडल है दोस्तों, तो मधुपुर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का यहाँ पर उद्योग है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और इंसुलेटर, ग्लास और केश बाल में लगाने वाला तेल, ये सभी चीज बनता है देवघर में।
पेड़ा यहाँ और लोहा निर्मित करने वाले, लोहा से बने हुए उपकरण जो है यहाँ के प्रसिद्ध, और यहाँ का पेड़ा। आप अगर देवघर से संबंधित हैं तो आपको अच्छी तरह से, और नहीं भी हो दोस्तों, जैसे कि मैं कभी देवघर नहीं गई, हमेशा प्लान बनता है, अब तो आ गई हूँ रांची तो संभव है कि कभी देवघर भी जाना का मौका मिले, नजदीक है थोड़ा सा यहाँ से, तो मैं जाऊंगी देवघर। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवघर के पेड़ा मैंने नहीं खाए हैं। बहुत ही टेस्टी पेड़ा होता है दोस्तों देवघर का, बहुत ही टेस्टी, शायद ही इतना टेस्ट आपको कहीं मिले। तो अगर कोई जैसे हम लोग के यहाँ से कोई अगर बैजनाथ धाम जाता है श्रावणी मेला के समय में, तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो लोग कब आएंगे, तो इसलिए इंतजार होता है कि पेड़ा कब आएगा। मेन जो होता है वो इंतजार पेड़ा के लिए होता है। तो वहां का पेड़ा जो है देवघर का, ये नामी है, बहुत ज्यादा इसका डिमांड है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है देवघर के पेड़ा का। चलिए हम लोग अगला जो है जगह वो है पूर्वी सिंहभूम, इसके बारे में जाने। जो पूर्वी सिंहभूम है इसके बारे में, तो ये ढाल राजाओं के लिए प्रसिद्ध है पूर्वी सिंहभूम। और देखिए ये ढाल राजा जो थे, तो जब स्वतंत्रता संग्राम जब आप पढ़ोगे झारखंड के, आधुनिक झारखंड के इतिहास ईस्वी में, आपको जनजातीय विद्रोह के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी है, तो आप उस समय में ढाल विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ढाल विद्रोह में ये ढाल राजा का कुछ प्रमुख नाम आता है, क्योंकि ये सबसे पहला अगर जनजातीय विद्रोह झारखंड में हुआ तो वो ढाल विद्रोह था, और यही पूर्वी सिंहभूम की भूमि थी। अंग्रेजों का ये प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, क्योंकि झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था इसी एरिया से हुआ था। मैप में मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्वी सिंहभूम जो है वो किधर आपको पड़ेगा। तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम का है। कौन सा जगह का है? पूर्वी सिंहभूम है ये। और यहीं की चर्चा चल रही है। तो अंग्रेज जो प्रवेश किए थे, तो यहीं से प्रवेश किए थे झारखंड में। तो इसको अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी पूर्वी सिंहभूम को कहा जाता है। स्थापना इसकी कब हुई थी पूर्वी सिंहभूम की? तो 16 जनवरी 1990 में। याद रखिएगा, स्थापना वर्ष से भी क्वेश्चन। जनगणना, जनसंख्या घनत्व, इसका अलग से मैं क्लास ले लूंगी, वहां पर आपको यहाँ के सब कुछ और भी डिटेल आपको पता चल जाएगा। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1990 ईस्वी में हुई पूर्वी सिंहभूम की। अब स्थिति की अगर बात की जाए, देखिए झारखंड का दक्षिण पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है झारखंड का? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। ये सब झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका समुद्र से नजदीकी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर सबसे नजदीक अगर क्षेत्र आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड में कौन सा क्षेत्र समुद्र के सबसे करीब है, तो यही पूर्वी सिंहभूम है। तो समुद्र से मतलब समुद्री एरिया में जिस तरीके का जलवायु होता है, तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव जो है यहाँ पर भी पड़ता है। ये पूर्वी सिंहभूम का ही एरिया है। और यहाँ से जो प्रमुख नदियां जो प्रवाहित होती हैं वो है स्वर्णरेखा नदी। और यहाँ कहाँ से निकलती है? रांची के नगरी से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है और पूर्वी सिंहभूम के तरफ भी आती है। और ये इसकी जो सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी की, वो मतलब जैसे कि संजय नदी हो गया, एक और आगे में स्किप कर रहे हैं ना, चलिए आगे मैं बता दूंगी, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से कि हाँ खरकई नदी, खरसावा मुझे याद आ रहा था, खरकई नदी, फिर याद आ रहा था कि नहीं वो तो जिला है। खरकई नदी, स्वर्णरेखा नदी और गुर्रा और गारा नाला, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ से होकर के प्रवाहित होती हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है जमशेदपुर में। थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में हम लोग जाने, देखें। अब जैसे कि इसका आपको कौन कौन से जिलों से ये अपनी सीमा साझा करता है या किसी राज्य के साथ ये अपनी सीमा लगाता है, तो चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं। अगर ये जैसे कि मैं यहाँ पर मैप बना देती हूँ एक बार और, फिर आपको इससे पता चल। जैसे कि पूर्वी सिंहभूम है, तो अगर किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा के साथ ये अपनी सीमा साझा कर, और साथ में पश्चिम बंगाल भी है दोस्तों। तो दो राज्य के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। एक तो उड़ीसा के साथ सीमा साझा कर रहा है, दूसरा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है।
और सरायकेला खरसावां जो है उसके साथ भी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ भी अपनी सीमा को लगाता है। कौन? तो ये पूर्वी सिंहभूम है। ये सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन सभी के साथ ये अपनी सीमा को लगा रहा है। तो थोड़ा सा एक बार और मैप में हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पर आते हैं। ये है पूर्वी सिंहभूम का एरिया और अच्छे से आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा इसके बारे में। ये पूर्वी सिंहभूम है। राज्य देखिए कौन कौन सा है। यहाँ पर ओडिशा आपको मिलेगा, यहाँ पर ओडिशा, ठीक। और यहाँ आपको पश्चिमी सिंहभूम मिलेगा। क्लियर? और देखिए ये किस राज्य, नहीं, पश्चिमी सिंहभूम के साथ पूर्वी सिंहभूम सीमा नहीं लगा रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा भी लगता होगा, नहीं लग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए पश्चिमी सिंहभूम के साथ ये सीमा नहीं लगा रहा है, सरायकेला खरसावां के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। तो कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां के साथ सीमा साझा कर रहा है। और ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ, बस 3 जगह से ये सीमा लगा रहा है और जिसमें 2 राज्य हैं और 1 जिला है झारखंड का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला भाग हम लोग करते हैं यहाँ से। चलिए, तो आपने अभी आप पढ़ रहे हो पूर्वी सिंहभूम के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो जमशेदपुर टाटा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर टिस्को भी है और भी बहुत सारे फैक्ट्री है, उद्योग है। यहाँ पर कौन कौन से उद्योग आपको यहाँ पूर्वी सिंहभूम में मिलेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अनुमंडल की संख्या यहाँ कितनी है? तो यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 2 अनुमंडल है यहाँ पर। कौन कौन से? तो एक तो ढालभूम है और दूसरा है घाटशिला। ये प्रमुख अनुमंडल, 2 अनुमंडल है, ढालभूम और घाटशिला। ये जो घाटशिला नाम आप पढ़ रहे हो दोस्तों, ये खनिज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर। और वो कौन सा खनिज है? तो ये है यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है और साथ में तांबा। अगर घाटशिला नाम आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तांबा का उत्खनन जो होता है झारखंड में, ये घाटशिला इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और साथ में यूरेनियम, क्योंकि जादूगोड़ा जो एरिया है वो इसी के पास है, घाटशिला में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इसके जो अनुमंडल है 2, ढालभूम और घाटशिला। वर्तमान में यहाँ प्रखंड की संख्या 11 है। कितनी संख्या है? तो 11 यहाँ पर प्रखंड है। कुछ प्रमुख नदियां, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्वर्णरेखा नदी, खरकई इसकी सहायक नदी है, गुर्रा, गारा नाला, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ से होकर के प्रवाहित होती हैं। कुछ ऐतिहासिक स्मारक भी है। वो कौन कौन से स्मारक है यहाँ पर? तो ढालभूम राजा का किला भी यहाँ पर मिलेगा आपको। ढालभूम राज का किला मिलेगा आपको यहाँ पर। रंकनी मंदिर, कुछ धार्मिक स्थल, ये रंकनी मंदिर कहाँ पर है? तो रंकनी मंदिर यही पूर्वी सिंहभूम में है। चित्रेश्वर धाम आपको मिलेगा। हरिना मेला यहाँ पर लगता है। हाथी खेदा मंदिर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब नाम देखिए, हाथी खेदा मंदिर। लाऊ जोड़ा, भुवनेश्वरी मंदिर और कोंकपाड़ा, ये सभी कहाँ पर है? तो ये सभी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल है जो आपको पूर्वी सिंहभूम में मिल जाएंगे। कुछ पर्यटन स्थल भी है यहाँ पर। तो वो कौन कौन सा पर्यटन स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो पूर्वी सिंहभूम में ही। हाथी के लिए ये जो हाथी की परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है दालमा में, और इसके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल जगह है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। और पूरे भारत में सबसे पहले हाथी की जो परियोजना चलाई गई वो यही दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में चलाई गई थी। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड में। फिलहाल आप लोग ये इतना जानिए कि 11 वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है, जिसमें से एक नाम आता है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का। और एक नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क, और वो कहाँ पर है? वो लातेहार में है। तो लातेहार वाले क्लास में आपने ये चीज जाना था, जो लातेहार के बारे में जब मैंने बताया था। तो एक नेशनल पार्क है, वो है लातेहार में, उसको बोलते हैं बेतला नेशनल पार्क। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा? पूर्वी सिंहभूम में। हाथी की परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है। फिर धारागिरी जलप्रपात आपको यहीं मिलेगा। बरूडी डैम भी आपको मिलेगा यहाँ पर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क भी आपको, कुछ पर्यटन स्थल के बारे में आप लोग जान रहे हैं पूर्वी सिंहभूम के, वो आपको यहाँ मिलेंगे। डिमना झील जो है वो मिलेगा यहाँ पर। जुबली पार्क जो है वो भी है पूर्वी सिंहभूम में। कीनन स्टेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप स्टेडियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो झारखंड के जितने भी स्टेडियम है ये मैं बताऊंगी। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कीनन स्टेडियम यही पूर्वी सिंहभूम में ही है। फिर जयंती सरोवर यहाँ मिलेगा। हुडको झील,
और ये शायद मुझे जहां तक याद है हुडको झील दालमा वन्य जीव अभयारण्य के में ही शायद है, मुझे जहां तक याद है। ऐसे मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ। देखिए दो मुहानी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला यहीं पर है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान XLRI यहीं पर है दोस्तों। कहाँ पर? पूर्वी सिंहभूम में। तो ये तो हो गया आज पूर्वी सिंहभूम के बारे में डिटेल। चलिए देखते हैं कुछ और भी होगा जानकारी। हाँ, ये लास्ट टॉपिक ही है आज का। कुछ प्रमुख हम लोग उद्योग के बारे में जाने, क्योंकि अगर पूर्वी सिंहभूम की बात आ रही है और आप उद्योग के बारे में नहीं जाने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए ही पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। प्रमुख उद्योग यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो लौह इस्पात उद्योग है, और जो टिस्को है इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1907 ईस्वी में हुई थी, और 1911 या 12 में शायद। देखिए अगर एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिएगा तो 1912 ईस्वी में यहाँ पर उत्पादन जो है शुरू हो गया। ऐसे किताबों में अक्सर 1911 ईस्वी देता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये है मतभेद है। तो लौह इस्पात उद्योग यहाँ पूर्वी सिंहभूम लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी उद्योग वहां पर स्थापित की जाती है जहां पर उसको उसके अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं। अब किसी भी उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं? तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको जहां पर उद्योग स्थापित किया जा रहा है वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो। तो ये कच्चा माल लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? तो ये लौह अयस्क की उपलब्धि। तो लौह अयस्क इसको कहाँ से मिलता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम से मिलता है। आपको पता है कि जो पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें वहां पर मिलती हैं, और उस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क जो है वो प्रचुरता से मिलता है। तो कच्चा माल जो है बहुत नजदीक से मिल जा रहा है। जल की उपलब्धि होने जरूरी है। तो स्वर्णरेखा नदी वहां से गुजरती है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी, तो यहाँ से लोगों को जल मिल जाता है। बिजली भी जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सुविधाजनक तरीके से। देखिए झारखंड जो पठारी जगह है, ऊंची नीची भूमि होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, और यहाँ पर बिजली उत्पादन करना आसान हो जाता है। तो बिजली की उपलब्धि भी हो जाती है अच्छे से। कोयला यहाँ पर झरिया से आ जाता है, रानीगंज से भी कोयला मंगाया जाता है। तो जब आप इंडस्ट्री वाला सेक्शन जब आप करोगे तो वहां पर सारा चीज मैं आपको बता दूंगी। देखिए पास में ओडिशा भी है, पास में पश्चिम बंगाल भी, और झारखंड में तो ये है ही। तो चारों तरफ से ऐसे राज्यों से ये घिरा हुआ है, ऐसे जगह से घिरा हुआ है जो खनिज वहां पर प्रमुख रूप से मिलता है। तो लौह इस्पात उद्योग या किसी भी उद्योग के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। अब जैसे तांबा के लिए भी जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया घाटशिला वाला जगह, तो झारखंड में तांबा का उत्पादन इसी जगह पर होता है, पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला। इसके लिए सीमेंट उद्योग भी है यहाँ पर। देखिए सीमेंट का उत्पादन के लिए भी कच्चे माल की उपलब्धि होनी जरूरी है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस जगह पर उर्वरक का कारखाना होता है तो उससे निकलने वाला जो बोलते हैं ना वेस्टेज सामान जो होते हैं, वेस्टेज मटेरियल जो होता है, तो उससे सीमेंट का उत्पादन हो जाता है। अगर लौह इस्पात उद्योग है, अगर उससे भी वेस्ट निकल रहे हैं तो उससे भी सीमेंट के उत्पादन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। चूंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है तो सीमेंट बनाना यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। तो सीमेंट उद्योग भी आपको मिलेगा यहाँ पर, कच्चे माल यहाँ पर मिलेंगे। ट्रक बनाने वाला उद्योग है, मोटर गाड़ी बनाने का है, गैस प्लांट लगाने का है, शीशा उद्योग है, काजू प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पर है। देखिए काजू का उत्पादन यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में होता है। फिर कृषि यंत्र, मतलब जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले जो यंत्र होते हैं वो भी बनाया जाता है यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में। टीन प्लेट बनाने का भी कारखाना यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में आपको मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, और जमशेदपुर क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है यही जमशेदपुर, जिसको इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत का पीटर्सबर्ग भी इसी को कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड के समुद्र से निकटतम जिला है, और यहाँ पर जो जलवायु जो होती है वो समुद्र से के पास के क्षेत्र की जो जलवायु उससे थोड़ा बहुत प्रभावित होती है। यहाँ पर तांबा लगाने का भी कारखाना यहाँ पर है घाटशिला में, और मूसा बनी की राखा खान और सुरदा, ये सभी खान जो है इंपॉर्टेंट है तांबा के लिए। देखिए यहाँ जो जिला है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर बूढ़ा बंदा क्षेत्र में पन्ना पाया जाता है, यहाँ से पन्ना भी निकाला जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो कीनन स्टेडियम है
उसके पूर्व में टेम्पल ग्राउंड के मतलब उसको पहले टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, कीनन स्टेडियम को। उसका पुराना नाम क्या है? तो टेम्पल ग्राउंड, नया नाम है कीनन स्टेडियम और ये पूर्वी सिंहभूम में ही है। जादूगोड़ा जगह जो है ये घाटशिला के पास में ही है, तो यहाँ से यूरेनियम का खान है और ये सभी पूर्वी सिंहभूम की प्रमुख विशेषता है। जमशेदपुर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है सोनारी हवाई अड्डा। तो क्वेश्चन आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि सोनारी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सोनारी हवाई अड्डा यहीं पर जमशेदपुर में है। फुलडुंगरी का सरहुल मेला यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। फुलडुंगरी जगह है, वहां पर सरहुल मेला जो लगता है वो काफी प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग कुछ अन्य जिलों के बारे में जानेंगे, जैसे पश्चिमी सिंहभूम हो गया और भी अन्य जो जगह बचा हुआ है, जैसे कोडरमा भी मैं अभी नहीं बताई हूँ, और भी कुछ कुछ जिले हैं जो बचे हुए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।